अभी हम बैठे थे इकट्ठे तो मुझे थोड़ी सी मालूमात हासिल हुई, लेकिन हमारी मुलाकात डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से कुछ अरसे से थी जब कि वो वफाकी वज़ीर थे। तो वी वर रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज एम्बिशंस एंड हिज इनिशिएटिव्स। करंटली डॉक्टर साहब प्रोफेसर हेल्थ सिस्टम एंड पॉपुलेशन हेल्थ हैं at the School of Universal Health Coverage at शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उनके प्रीवियस पोजीशंस में 16 years with WHO और as Director Health System Development and then Federal Minister for 2 years। और currently जो काम वो कर रहे हैं वो basically to link and align public health care training with the local needs, which is perhaps the most important thing to do and which has never been done before। मैं उनकी बहुत positions पे बहुत कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि because he is somebody who gives credence to positions rather than any position elevating him in any way। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से come and deliver his keynote address। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जावेद अकरम साहब, मेरे भाई डॉक्टर साकिब अमजद साकिब साहब, डॉक्टर आफ्ताब शेख साहब, दीगर लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फैमिली फिजिशियंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स और मुंतज़मीन इस कॉन्फ्रेंस के, आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से सलाम और साथ ही साथ मुबारकबाद भी कि आप बड़े तवातर के साथ फैमिली फिजिशियंस की सबसे बड़ी गैदरिंग पाकिस्तान में हर साल करते हैं। ये आसान काम नहीं है, हमें इसका पता है, और बहुत कामयाबी के साथ करते हैं। तो मैं अपनी एप्रिसिएशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरे, मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और इट्स ए ऑनर फॉर मी that I am with you today। और हम कुछ बातचीत करेंगे on subjects of mutual interest। मैं फैमिली फिजिशियंस की या जनरल प्रैक्टिशनर्स की, और मैं ये दोनों लफ्ज़ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करूँगा अपनी गुफ्तगू में। मैं जनरल फिजिशियंस और फैमिली फिजिशियंस का बहुत कदरदान हूँ। मैं बहुत वैल्यू करता हूँ आप तमाम लोगों को, इसलिए कि आप फ्रंट हेल्थ वर्कर्स हैं और किसी भी निज़ाम सेहत में, किसी भी हेल्थ सिस्टम में जो उस मुआशरे की या उस सोसाइटी की हेल्थ को डिटरमिन करता है, हेल्थ केयर का पार्ट, वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। और फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में प्राइमरी हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी हैं। तो इसलिए हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये फैक्ट अपनी जगह के ऊपर मुस्तनद है कि फैमिली फिजिशियंस का रोल किसी भी एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बड़ा फंडामेंटल है। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि आप जो सर्विसेज इस हेल्थ केयर सिस्टम में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अदा कर रहे हैं और अपने अपनी जगह पे अहसन तरीके से
अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने प्राइमरी हेल्थ केयर की बात की। तरक्की पजीर मुल्कों में, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे इस वक्त आलमी अदारा सेहत जिस नज़रिए का प्रचार कर रहा है या जिस पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज असल में ट्रांसलेशन है राइट टू हेल्थ का। अगर हम इंसानी हुकूक में यकीन रखते हैं और सेहत जैसे बुनियादी हक में यकीन रखते हैं, तो इस राइट को प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, ट्रांसलेट करने के हवाले से जो हिकमत अमली चाहिए, वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बज़ाहिर बड़ा सिंपल आइडिया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये है कि बग़ैर किसी तखसीस के, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन से पाक, चाहे वो मुआशी तौर पे हो, चाहे वो नस्ली तौर पे हो, चाहे वो जोग्राफियाई तौर पे हो, चाहे वो बड़े और छोटे, पावरफुल और पुअर के दरमियान हो, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के बग़ैर हर शख्स का ये बुनियादी हक है कि उसको एसेंशियल हेल्थ केयर दस्तयाब हो आज के मुआशरे में। और इसमें ख़ास तौर पे उन लोगों का भी ज़िक्र है कि जो लोग अपनी हेल्थ केयर के लिए पे नहीं कर सकते, जिनके माली वसाइल इतने नहीं हैं कि वो अपनी सेहत के लिए जो सर्विसेज हैं उनको ख़रीद सके, तो उनके लिए भी उनकी इनएबिलिटी टू पे जो है, ये उनको इस बात का मूजब नहीं बन सकती कि उनको हेल्थ सर्विसेज डिनाई कर दी जाएं। इसे हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। तो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है, ये दो बड़े पिलर्स हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की स्ट्रेटजी के। इससे अगली बात यह है कि हेल्थ सर्विसेज रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर हमने किसी मुआशरे में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कायम करनी है, तो फिर सबसे पहली तवज्जो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर पे देनी पड़ेगी। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हवाले से प्राइमरी हेल्थ केयर के बगैर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का तसव्वुर नहीं है। और अगर हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है किसी भी मुल्क में, तो ये फैमिली फिजिशियंस के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए मैंने जो शुरू में अर्ज़ किया कि फैमिली फिजिशियंस का जो रोल है हमारे जैसे मुल्क में, वो बहुत बुनियादी नौइयत का है। एक और वजह जिसकी वजह से हमें प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे जैसे मुल्कों में हुकूमत जो सेहत की सहूलियात फराहम करती है वो बहुत लिमिटेड होती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका तकरीबन 60% प्राइवेट सेक्टर में लोग खर्च करते हैं अपनी जेब से, और ख़ास तौर पे प्राइमरी हेल्थ केयर में। इसलिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस का बंदोबस्त भी नहीं कर रखा। तो इस वजह से
भी ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में चूँकि जीपीज़ और फैमिली फिजिशियंस प्राइमरी हेल्थ केयर फराहम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें प्राइमरी हेल्थ के ऊपर और फैमिली फिजिशियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में कोई मुल्क अपने हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव नहीं कर सका, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी हो, चाहे वो नियोनेटल मोर्टेलिटी हो, चाहे वो अंडर 5 मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो, चाहे वो स्प्रेड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हों। प्राइमरी हेल्थ पे तवज्जो दिए बगैर ये इंडिकेटर्स किसी भी मुल्क में इम्प्रूव नहीं हो सकते। ये हॉस्पिटल्स के ज़रिए, टर्शरी हॉस्पिटल्स के ज़रिए इम्प्रूव नहीं होते। ये प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर जब प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव सर्विसेज के इम्तज़ाज से एक हेल्थ सर्विस पैकेज फ्राहम किया जाता है, तो फिर ये हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव होते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में हमारे ये तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत ही बुरी हालत में हैं। अब मैं अगर आपको ये इस फहरिस्त को सुनाना शुरू करूं, तो वो मुझे इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं मिलता कि ये शर्मिंदगी का बायस हैं दुनिया में 5वें बड़े मुल्क के लिए कि उनका नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो दुनिया में लोएस्ट है इस वक्त। एक सिर्फ अफ्रीका का मुल्क है जिसका हमसे बुरा नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, उसके बाद पाकिस्तान का है। और ये बड़ी लंबी और बड़ी दर्दनाक फहरिस्त है। और वजह इसकी यही है कि ना हमने प्राइमरी हेल्थ के ऊपर गौर व फिक्र किया है, ना हमने फैमिली फिजिशियंस को सपोर्ट किया है कि वो क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। पाकिस्तान, अभी डॉक्टर आफ्ताब साहब ज़िक्र कर रहे थे उस दुख का कि पाकिस्तान में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त 3 बहुत बड़े बहरान हैं और मेरा ख़्याल है कि इस पे हमें खुल के बात करनी चाहिए, इस पे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि चूँकि हम हेल्थ वर्कर्स हैं तो हमें क्या। इट इज़ एवरीबॉडीज़ बिजनेस। जब नैया डूबती है तो सब डूबते हैं और नैया को बचाने में सबका किरदार होता है। कोई भी शख्स, कोई भी शोबा अपने आप को इससे मुबर्रा नहीं कर सकता इस ज़िम्मेदारी से। 3 बहुत बड़े बहरान हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक मुआशी और एक सियासी। इनके बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों बहरानों के बारे में भरे पड़े हैं। लेकिन एक तीसरा बहरान जिसको मैं समाजी बहरान कहता हूँ, सोशल सेक्टर क्राइसिस, उसका हम इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों बहरान आपस में जुड़े हुए हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं। किसी एक को किसी दूसरे के बगैर ठीक नहीं किया जा सकता और हमें समाजी बहरान जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर बहुत अर्जेंट तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर स्टंटेड। अगर मैं सिर्फ ये 2 बातें करूं तो ये पूरे हमारे मुआशरे की अक्कासी करते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे स्टंटेड है मैल न्यूट्रिशन की वजह से। ये दोनों मैन मेड क्राइसिस है, हमारे अपने पैदा करदा बहरान है। ये कोई खुदाई आफत नहीं है हमारे ऊपर, ये कोई जलजला या सैलाब नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं या हमारे बच्चे स्टंटेड हैं।
या हमारा नियोनेटल मॉर्टेलिटी दुनिया में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, सॉरी, ये हमारे अपने पैदा किए हुए बहरान हैं और साल हर साल की अदम तवज्जोही का नतीजा है। जाहिर है कि ये एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो इस वक्त हम क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, इनको समझना और इनके बारे में कुछ करना अपनी अपनी ज़ाती सतह पे, अपनी अपनी कम्युनिटी की सतह पे, अपने अपने अदारे की सतह पे बहुत ज़रूरी है। हम अपने तमाम बहरानों के लिए ऊपर अपने हुक्मरानों की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी रियासत, कोई भी स्टेट, गवर्नमेंट और उसके लोग होते हैं, और जब तक लोग अपनी ज़िम्मेदारी इस सिलसिले में पूरी नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि हुक्मरान बहुत अच्छे हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये एक माशरती ज़िम्मेदारी है कि जिसमें हर शख्स को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, तभी हम इन बहरानों से निकलेंगे। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमें इससे भी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान तो कम से कम मज़ीद बढ़ेगा और उसका एक बराह रास्त असर पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी पड़ेगा और लोगों की हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ केयर के ऊपर भी पड़ेगा। हमें ये बात बिल्कुल आंखें खोल के और अपने दिमाग खोल के इसको रिकग्नाइज करना चाहिए। हमारी हुकूमतों के पास हेल्थ केयर में खर्च करने के लिए पैसे पहले से भी कम होंगे। ये नहीं कि हम पहले बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पहले से भी कम होंगे। और ऐसे में हमें बतौर हेल्थ केयर वर्कर्स ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि आज की ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में, उसमें हमारा क्या रोल है और आने वाले दिनों में हम उसमें इन क्राइसिस को मिनिमाइज़ करने में हम क्या रोल अपना प्ले करेंगे। जहाँ इतने ज़्यादा बहरान हों, वहाँ लोग मसाइल के तज्जिए सुन सुन के भी तंग आ चुके हैं कि इस बहरान की क्या वजह है और उस बहरान की क्या वजह है। लोग अब इंटरेस्टेड हैं सॉल्यूशंस के अंदर कि हमारे मसाइल का हल क्या है और हम इन बहरानों से कैसे निकलेंगे। हमारे यहाँ तज्जियाती रिपोर्ट्स बेइंतहा हैं हमारे हर मसले के ऊपर। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ का भी फुकदान नहीं, हमारे यहाँ लॉज की भी कमी नहीं, लेकिन इशू ये है कि सूरत हाल दिन ब दिन, साल ब साल पाकिस्तान की ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। ये जो मैंने बात की कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग मसाइल का हल चाहते हैं और हल जानना चाहते हैं, तो मेरी गुफ्तगू का अगला हिस्सा ख़ास तौर पे फैमिली फिजिशियंस के हवाले से 3 नुकात के ऊपर मबनी है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी बात मुकम्मल करूँ। और ये तीनों नुकात सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाते हैं। जाहिर है कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसके पीछे एक मसला है, तो उस मसले को समझने की तो ज़रूरत है, लेकिन हमारा फोकस अब सॉल्यूशंस के ऊपर होना चाहिए। पहला नुक्ता ये है, और मैं इसको
एक सॉल्यूशन के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ, हुकूमत वक्त के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान में फौरी तौर पे तमाम जीपीज़ और फैमिली फिजिशियंस जो हैं पाकिस्तान में, उनको सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंडर लाना चाहिए और उनको अपनी अपनी कैचमेंट पॉपुलेशंस के हवाले से उनको पर कैपिटा, जिसे हम कैपिटेशन बेसिस कहते हैं, कैपिटेशन बेसिस के ऊपर उनको प्रीमियम्स देने चाहिए ताकि वो जीपीज़ और फैमिली फिजिशियंस अपने इलाके के लोगों का मुफ्त इलाज कर सकें। पाकिस्तान में इस वक्त बहस ये है कि एक ज़बरदस्त किस्म का सेहत सहूलत प्रोग्राम या सेहत कार्ड प्रोग्राम, उसके जो मौजूदा वसाइल हैं वो उनके ऊपर बहस हो रही है कि वफाक नहीं दे रहा या इसको कम कर दिया जाएगा या इनको ज़्यादा कर दिया, इनको डिले कर दिया जाएगा। मैं यकीनन इस प्रोग्राम के अंदर कुछ रिफॉर्म के हक़ में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुछ गलत फ़ैसले हुए हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इसको सिर्फ़ गुरबा और वल्नरेबल लोगों तक महदूद रखना चाहिए था, इसको अमीरों तक नहीं ले जाना चाहिए था। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसमें हम एक सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए इस प्रोग्राम को यूनिवर्सल कर दें। बजाय इसके दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक ये कि इस प्रोग्राम को रिवर्ट बैक करना चाहिए ओनली फॉर पुअर एंड वल्नरेबल पीपल, और दूसरे इसको प्राइमरी हेल्थ केयर में लाना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम जीपीज़ और फिजिशियंस, फैमिली फिजिशियंस को इसका हिस्सा बनाना चाहिए और उनको प्रीमियम देना चाहिए। मेरे नज़दीक ये एक बहुत वायबल सॉल्यूशन है। इसमें अगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे, फैमिली फिजिशियन एसोसिएशंस के नुमाइंदों के साथ बैठे, स्टेट लाइफ के साथ बैठे, एक मिनिमम पैकेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज डिफ़ाइन किया जाए जीपीज़ के लिए, जो कि डिफ़ाइंड है, उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और उसको अपने फैमिली फिजिशियंस की फौरी तौर पे उनकी ओरिएंटेशन उसके ऊपर की जाए और पाकिस्तान के सारे रजिस्टर्ड जीपीज़ को सेहत सहूलत का हिस्सा बनाया जाए। ये मेरा पहला सलूशन। दूसरा सलूशन ये है कि एज फैमिली फिजिशियंस और एज जीपीज़ आपको भी एक प्रोएक्टिव तरीके से मौजूदा सूरत हाल जो सेहत आमा की है पाकिस्तान में, उसको सामने रखते हुए अपने अपने कुकून्स में बैठ के सिर्फ क्यूरेटिव केयर नहीं देनी चाहिए लोगों को। आप लोगों को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर में एक्सप्लिसिटली और एक्टिवली शामिल होना चाहिए और उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। सिर्फ बीमार लोगों को नुस्खे दे के और दवाइयाँ दे के और टीके लगा के पाकिस्तान की सेहत को ठीक नहीं किया जा सकता। ये बात लिख लें। जब तक हम इन बीमारियों को रोकेंगे नहीं, जब तक हम हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई हेपेटाइटिस सी और लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर को और लिवर ट्रांसप्लांटेशन को नहीं रोक सकते। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यकीनन आप कहेंगे कि जी ये तो हुकूमत का काम है।
मैं ये कहूँगा कि यस, ये हुकूमत का काम है, लेकिन एज जनरल प्रैक्टिशनर्स इसमें हम अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हुकूमत फ़लाँ पॉलिसी बदलेगी तो फिर ही हम ये काम कर सकते हैं। आपको अपने आउटरीच प्रोग्राम्स शुरू करने की ज़रूरत है अपने अपने इलाकों के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें अगर हमने एमरजेंसी की बुनियादों के ऊपर लोगों को रीच आउट ना किया प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल के ऊपर, और वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। ये मेरे लफ्ज़ लिख लें, इनको मार्क कर लें। Don't wait for others to tell you this. इनोवेट करें, प्रोएक्टिव बने और अपने अपने इलाकों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का काम शुरू करें। और जो मैंने पहला नुक्ता बताया था कि जब सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंडर जीपीज़ और फैमिली फिजिशियंस को लिया जाए, तो वो भी सिर्फ क्यूरेटिव केयर के लिए नहीं होना चाहिए। एक मेरा क्रिटिसिज्म इस प्रोग्राम के ऊपर शुरू से ये भी है कि ये प्रिवेंटिव केयर को बिल्कुल टेक केयर नहीं करता। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर के हवाले से ये प्रोग्राम लोगों को सहूलत देता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो मसाइल, सेहत के जो मसाइल हैं और उनकी जो नौइयत है, उसमें हम अगर प्रिवेंटिव केयर को जीपी लेवल के ऊपर, फैमिली फिजिशियन लेवल के ऊपर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं बनाएंगे और सेहत सहूलत प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान के मसाइल टर्शरी केयर हॉस्पिटल से हल होने वाले नहीं हैं, ये जीपीज़ के लेवल पे और प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ऊपर हल होंगे। और तीसरा और आखिरी नुक्ता वो ये है कि हमें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है। आप में से, अब मैं जो बात करने लगा हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि हमें सच बोलना चाहिए और मसाइल के हल की सही निशानदेही करनी चाहिए, और तभी हम उनके हल की तरफ बढ़ सकेंगे। वो नुक्ता ये है कि हमें जीपी प्रैक्टिस और फैमिली फिजिशियंस की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये आपको भी पता है, बल्कि मेरे से ज़्यादा पता है। मैं आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुने। जिन लोगों को में से आपको इसका पता नहीं है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पर ईयर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। पर कैपिटा पर ईयर पाकिस्तान इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि जिनको पर कैपिटा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। 8 to 10 इंजेक्शंस पर पर्सन पर ईयर। इनमें से, ये मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। इन टीकों में से, इन इंजेक्शंस में से 94% इंजेक्शंस आर अननेसेसरी। अननेसेसरी। अगर इनको ना लगाया जाए तो लोगों की सेहत बेहतर होगी। ये टीके कौन लगा रहा है? मुझे ये ना बताएं कि ये क्वैक्स लगा रहे हैं। उनको तो हम, हमारे हेल्थ केयर कमीशन इंशाल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको देख लेंगे।
पाकिस्तान के अंदर, और मैं बिल्कुल अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करना चाहता, मेडिकल प्रैक्टिस इज़ हाईली अनएथिकल एट द मोमेंट, और हमें इस सिलसिले में इसकी निशानदेही भी करनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करना चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमत का भी एक किरदार है, और इस सिलसिले में फैमिली फिजिशियंस की एसोसिएशंस का भी एक किरदार है। हम ये बातें करते हुए डरते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह की हिपोक्रेसी करते रहेंगे तो पाकिस्तान को ऑन दिस स्लिपरी स्लोप स्लाइड करने से कोई नहीं रोक सकता। इस सिलसिले में एक और बात जो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। यहां पे हम जिस मुल्क की कॉलोनी रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे एक जीपी जब अपनी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली कायम करता है या करती है, तो उसके पीछे 11 साल की एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है। 11 साल की, 6 साल की मेडिकल ग्रेजुएशन, 2 साल के फाउंडेशन कोर्सेज और 3 साल की स्पेशलाइजेशन इन फैमिली मेडिसिन। हमारी हुकूमत ने इस सिलसिले में बेइंतहा गफलत बरती है कि हमने पाकिस्तान में फैमिली मेडिसिन को एज ए हाईली रिस्पेक्टेबल डिसिप्लिन कायम करने में कोई किरदार अदा नहीं किया। अब भी जो कोर्सेज हो रहे हैं और जो कहीं कहीं डिपार्टमेंट्स बने हैं, वो जावेद अकरम जैसे लोग या दूसरे लोग जो हैं, जो अपने तौर पे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, तो उन कॉलेजेस के अंदर फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स कायम हो गए। हुकूमती पॉलिसी इस सिलसिले में ना होने के बराबर है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी फैमिली हेल्थ की एसोसिएशन, फैमिली मेडिसिन की या फिजिशियंस की एसोसिएशंस को इसके ऊपर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि हम अपने मेंबर्स, नए भी और पुराने भी, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज किस तरह करवा सकते हैं, और आने वाले जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनकी प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फैमिली फिजिशियंस में, उसका कैसे इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर हमने ये ना किया तो आने वाले वक्त में ये उनसर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बावजूद नेक नीयती के शायद वो मकसद पूरा ना हो सके कि हम जो लोगों को बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर देना चाहते हैं। मैं आपसे, लोग अक्सर सख्त बात करके तो फिर कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट सॉरी। मैं बिल्कुल माजरत खा नहीं हूँ आपसे ये बात करने में, बिकॉज मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Zafar Mirza. A lot of food for thought for everybody.